हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। यह वीकली करंट अफेयर्स और इसमें हम लोग पिछले एक सप्ताह के टोटल कंटेंट यानी जो भी क्वेश्चंस हो सकते हैं उन सबको संक्षेप में बताते हैं, यानी शॉर्ट में बताते हैं। और ये है 19 से 25 मार्च तक का करंट अफेयर्स। और इसमें हम लोग इस वीडियो में अलग अलग टॉपिक वाइज कंटेंट लेंगे जितने भी एक सप्ताह के हैं। तो सबसे पहले हम लोग ले रहे हैं राजनीति यानी केंद्र राज्यों के फैसले, इसके अलावा अदालत के जो इंपॉर्टेंट फैसले हैं उस पर भी चर्चा करेंगे, क्वेश्चन लेंगे। तो शुरू करते हैं एमसीक्यू। पहला, संविधान के किस अनुच्छेद और कानून के प्रावधानों का प्रयोग करके राहुल गांधी को लोकसभा से अयोग्य ठहरा दिया गया है? आंसर क्या होगा? आंसर है इसका संविधान के अनुच्छेद 102 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, इसका प्रयोग किया गया है और इसी के तहत लोकसभा से राहुल गांधी को अयोग्य ठहरा दिया गया है। अब वो लोकसभा के सदस्य नहीं हैं। कहाँ से वो चुने गए थे? तो वायनाड, ये केरल में, वहाँ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से वो सांसद बने थे। तो 24 मार्च को लोकसभा सचिवालय ने ये फैसला सुनाया है और इसमें इन दोनों जो कानून, एक तो संविधान के जो आर्टिकल है उसका और जो कानून है उसका इसमें जिक्र किया हुआ है। क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि राहुल गांधी को सूरत की एक अदालत ने मानहानि के मामले में, आपराधिक मानहानि के मामले में 2 साल की कैद की सज़ा और 15,000 रुपये जुर्माना किया था। तो इसी मामले में ये हुआ है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं और ये क्वेश्चन होगा, सूरत की अदालत ने मानहानि मामले में राहुल गांधी को 2 साल की जेल की सज़ा का फैसला आईपीसी की किस धारा के तहत सुनाया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चूँकि चर्चा में है, इसलिए आंसर होगा इसका ए और बी दोनों, यानी सेक्शन 499 और सेक्शन 500। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी, तो उनको दोषी पाया गया इस मामले में। और अगर हम बात करेंगे कि राहुल गांधी ने ऐसा क्या कहा था जिसके मामले में ये सज़ा सुनाई गई है, तो ये कहा था उन्होंने कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है, चाहे वो ललित मोदी हो या नीरव मोदी हो, चाहे नरेंद्र मोदी। नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी अभी और ढूंढेंगे तो और भी नाम निकल जाएंगे। तो इस बयान पर ये सज़ा सुनाई गई है। ओके, अगर हम बात करेंगे कि जो सेक्शन 499 है और 500 है, इसमें क्या क्या प्रावधान है, तो 499 जो है ना, उसमें मानहानि को डिफाइन किया गया है कि मानहानि होता क्या है, और 500 में सज़ा के बारे में प्रावधान है कि अधिकतम 2 वर्ष तक की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकता है। तो यहाँ इस मामले में अधिकतम सज़ा दी गई है राहुल गांधी को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, राजस्थान सरकार ने 19 नए जिलों के गठन की घोषणा की, इसके साथ राज्य में अब टोटल कितने जिले हो गए हैं? आंसर का इसका 50 यानी 50 जिले हो गए। 19 नए जिले बने और 3 नए संभाग वहां पर बनाए गए हैं। पहले से कितने जिले थे? पहले से थे 33 जिले, 33, और उसमें 13 जोड़ दिए गए हैं और ये हो गए हैं 50। आप कहेंगे संख्या तो बढ़नी चाहिए थी। दरअसल हुआ ये है कि जयपुर और जोधपुर, ये जो पहले जो जिला था वो अब जिला नहीं रह गया, उसको कई टुकड़े में विभाजित कर दिया गया है और वो अलग अलग जिले हो गए हैं। तो इसी वजह से ये जो संख्या है ना वो 50 पर पहुंचती है। ओके, तो ये सभी जिलों के नाम हैं और ये भी। ठीक है, आप इस वीडियो का PDF भी ले सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में PDF अवेलेबल है और वो PDF सिर्फ जिन लोगों ने मेंबरशिप लिया हुआ है उनको मिल रहा है। और मेंबरशिप का प्लान है, बहुत ही मामूली सी रकम है। तो उसमें यह है कि 1 साल तक आपको PDF मिलता है करंट अफेयर्स का, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, और वो भी कई तरह के 1 लाइनर, MCQ और MCQ विद नोट्स। इसके अलावा मॉक टेस्ट है, एवरी संडे को होता है वीकली, और एवरी मंथ होता है करंट अफेयर्स का। तो आज का जो मॉक टेस्ट है करंट अफेयर्स का वो आ चुका है। ये जो वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ इसी पर आधारित मॉक टेस्ट है और टेस्ट सीरीज़ है तमाम तरह के एग्जामिनेशन के लिए। उसमें करंट अफेयर्स के अलावा सभी तरह के क्वेश्चन होते हैं और बुक्स पे छूट भी मिलती है। तो ये व्हाट्सएप नंबर भी आप चैट भी कर सकते हैं, आपके लिए बहुत काम आएगा। 50% का डिस्काउंट है, बस चंद दिन बचे हैं डिस्काउंट के और बहुत मामूली रकम है, देख सकते हैं आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो अगला क्वेश्चन, राज्य आंदोलनकारियों एवं आश्रितों को सरकारी नौकरी में आरक्षण का फैसला किस सरकार ने लिया है? किस राज्य सरकार ने? आंसर होगा उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड में जो आंदोलनकारी थे, राज्य आंदोलनकारी, राज्य निर्माण के लिए जिन लोगों ने आंदोलन किया था उनको और उनके आश्रितों को 10% क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा उत्तराखंड सरकार के द्वारा। ठीक है,
ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। और ये आंदोलन शुरू हुआ था 1994 में, उस वक्त से लेकर 2000 तक, जब उत्तराखंड का गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 को। तो उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून है शीतकालीन, और गैरसैंण है ग्रीष्मकालीन। अभी मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी, और गवर्नर गुरमीत सिंह हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड सरकार ने विधायक निधि को 3.75 करोड़ रुपए सालाना से बढ़ाकर कितना कर दिया है? आंसर होगा 5 करोड़ रुपए। मतलब कि सरकार ने वहाँ विधायक निधि में 33% का इजाफा किया है, वृद्धि की है। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है नियुक्ति से रिलेटेड, यानी अपॉइंटमेंट पिछले एक सप्ताह में जो भी हुए हैं महत्वपूर्ण, उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन होगा, केंद्र सरकार ने इन्वेस्ट इंडिया का नया मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ किसे नियुक्त किया है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। आंसर होगा मनमीत के नांदा, वो पश्चिम बंगाल कैडर की आईएएस अधिकारी हैं। इन्वेस्ट इंडिया क्या है? तो इसे केंद्र सरकार ने 2009 में बनाया था। ये एक संगठन है, ये वित्त मंत्रालय और व्यापार और उद्योग विभाग, वित्त मंत्रालय का जो है उसी के अधीन ये बनाया गया था लैब, और ये गैर लाभकारी संगठन है। उद्देश्य ये है कि निवेशकों को व्यापार के लिए भारत में प्रोत्साहित करना, जो विदेशी निवेशक है उन सबको। ठीक है, तो ये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय और वित्त मंत्रालय दोनों के अंतर्गत आता है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के मंत्री कौन है? केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। और वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। अगला क्वेश्चन, वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो यानी FSIB ने यूको बैंक के MD और CEO किसे नियुक्त करने का सुझाव केंद्र सरकार को दिया है? आंसर होगा अश्विनी कुमार। ठीक है, अश्विनी कुमार, वह भी इंडियन बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। तो अब अंतिम फैसला प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली जो कैबिनेट की नियुक्ति समिति होती है वो करेगी। ठीक है, तो FSIB उसने ये सुझाव दिया है। क्यों सुझाव दिया है? क्योंकि जितने भी जो सरकारी वित्तीय संस्थान है, बैंक हैं जो सरकारी, उन सब के चीफ की नियुक्ति का जिम्मा FSIB के पास है। पहले ये इसका नाम बैंक बोर्ड ब्यूरो हुआ करता था, BBB, लेकिन उसका नाम बदल दिया गया, उसके स्ट्रक्चर में भी चेंज कर दिया गया, और उसका नाम अब फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूट ब्यूरो ये कर दिया गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। टाटा ग्रुप ने TCS का नया प्रभारी CEO किसे नियुक्त किया? आंसर होगा के कृति निवासन। ठीक है, पहले गोपीनाथ थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, उसके बाद इनको प्रभार दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन यानी BPCL के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? आंसर होगा जी कृष्ण कुमार। ठीक है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ये एक महारत्न कंपनी है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्र सरकार ने कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी CCI का नया चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर किसे बनाया है? आंसर होगा ललित कुमार गुप्ता। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने ये फैसला किया है। हिंदी में कहते हैं इस संगठन को भारतीय कपास निगम। मुख्यालय मुंबई में स्थापना हुई थी 1970 में। और दोस्तों, अब डिफेंस यानी जो रक्षा क्षेत्र है उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है उस पर बात करेंगे क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन होगा, किस पड़ोसी देश ने चीन की मदद से अपना पहला पनडुब्बी बेस शुरू किया है? आंसर होगा इसका बांग्लादेश। ठीक है, उसका नाम क्या है उस पनडुब्बी बेस का? BNS शेख हसीना। ठीक है, तो 20 मार्च को उन्होंने इसका उद्घाटन किया, और ये चीन की मदद से 1.21 अरब डॉलर की लागत से बना है। ठीक है, पनडुब्बी बेस क्या होता है? पनडुब्बी बेस का मतलब हुआ ऐसी जगह जहाँ पर छिपा कर उस पनडुब्बी का मेंटेनेंस किया जा सके और उसको रसद वगैरह दिया जा सके। ठीक है, तो ये इस तरह का बनाया गया है, आप देख रहे हैं बंगाल की खाड़ी में ये, और ये पनडुब्बियों को सुरक्षित आवाजाही में मदद करेगा। हालांकि चीन का जो इसमें लिंक है उससे भारत के लिए परेशानी ज़रूर होती है। तो बांग्लादेश, उसकी PM अभी कौन है? शेख हसीना। और प्रेसिडेंट कौन हैं? नए नए चुने गए हैं, शहाबुद्दीन चुप्पू। राजधानी है ढाका और करेंसी है टका। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति ने इंडियन नेवी के किस गनरी स्कूल को मार्च 2023 में प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया? आंसर होगा INS द्रोणाचार्य। ठीक है, INS द्रोणाचार्य ये इंडियन नेवी का गनरी स्कूल है। कहाँ पर स्थित है? कोच्चि, केरल में स्थित है। और ये छोटे हथियार, नौसैनिक मिसाइल, तोपखाने, रडार, इन सब से ट्रेनिंग संबंधित रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाती है यहाँ पर। तो इंडियन नेवी की बात कर लें, चीफ कौन है अभी? एडमिरल R हरिकुमार।
और CDS जनरल अनिल चौहान, ठीक है। और राष्ट्रपति ने ये फ्लैग दिया है, द्रौपदी मुर्मू। अब बात करेंगे सैन्य अभ्यास, कई सारे हुए हैं पिछले सप्ताह, उन पर क्वेश्चन है। प्रशिक्षण अभ्यास अपेंडिक्स 2023 ये भारत और किस महादेश के देशों की सेनाओं के बीच में पुणे में आयोजित किया गया? आंसर होगा अफ्रीका। क्या नाम है, फुल फॉर्म है इसका अपेंडिक्स का? अफ्रीका इंडिया फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज। इसका मकसद भारत और अफ्रीका के तमाम देश हैं उनके बीच में सैन्य संबंध को बेहतरीन करना है, ठीक है। और इसमें भारत और अफ्रीका के 23-24 देशों ने पार्टिसिपेट किया है और 21 से 29 मार्च तक ये चल रहा है। तो और इसमें कौन कौन से अफ्रीकी देश शामिल हुए हैं, एक बार तो अफ्रीका दिखा देते हैं आपको। ये प्यारा भारत है और ये रहा विशाल अफ्रीका, और इसके कई देश हैं जैसे बोत्सवाना, कैमरून, मिस्र, घाना, केन्या, लेसोथो, मलावी, मोरक्को, नाइजर, नाइजीरिया, कांगो गणराज्य, रवांडा, सेशेल्स, सेनेगल, सूडान, दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया, युगांडा, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, ये सब शामिल हैं, ठीक है। पहली बार ये एक्सरसाइज हुई थी मार्च 2019 में और दूसरी एक्सरसाइज हो रही है अपेंडिक्स के 2023 में मार्च में, ठीक है। तो यहाँ बात कर लें इंडियन आर्मी के चीफ कौन है इस वक्त? मनोज पांडे, जनरल मनोज पांडे। और CDS कौन है? जनरल अनिल चौहान। अगला क्वेश्चन लेते हैं, बहुपक्षीय यानी मल्टीलैटरल नेवल एक्सरसाइज ला पेरोस 2023 वो भारत और किन देशों के बीच में हुआ है आयोजित? आंसर का उपरोक्त सभी यानी ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जापान, अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम। कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये हिंद महासागर के जल क्षेत्र में आयोजित किया गया है, ठीक है। तो इन देशों की नेवी ने इसमें पार्टिसिपेट किया और इंडिया की ओर से गाइडेड मिसाइल युद्धपोत है INS सहाद्री और फ्लीट टैंकर है INS ज्योति, उसने पार्टिसिपेट किया है। इंडियन नेवी के चीफ कौन है? एडमिरल R हरिकुमार। अगला क्वेश्चन, इंडियन नेवी ने एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट यानी ASWC प्रोजेक्ट के दूसरे जहाज, उसका नाम क्या है? एंड्रोथ, तो उसे किस नदी में लॉन्च किया है, किस नदी में उतारा गया है या कहें जलावतरण किया गया? आंसर का हुगली रिवर, हुगली नदी में उतारा गया है। शैलो वाटरक्राफ्ट है एंड्रोथ, और इसका नाम एंड्रोथ क्यों रखा गया है? तो लक्षद्वीप का एक द्वीप है, लक्षद्वीप में कई सारे द्वीप हैं तो उसमें एक है एंड्रोथ, और ये रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, तो उसी के नाम पर ये रखा गया। और इस जहाज़ का निर्माण किसने किया है? गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता ने, ओके। और ये साइलेंट हंटर के तौर पर काम करेगा और तमाम जो पनडुब्बी है दुश्मन की उसका पता लगाने का काम करेगा। इसमें बहुत ही अत्याधुनिक उपकरण लगाए गए हैं। किसकी जगह ये ले रहा है जहाज़? तो एंटी सबमरीन जहाज़ अभय क्लास के जो कार्वेट्स हैं उन सब की ये जगह लेने वाला है, ठीक है। यहाँ पर मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, डिटेल डेली के करंट अफेयर्स में हम लोग देते हैं जो कि मॉर्निंग को सुबह 7 बजे आता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अमेरिका में आयोजित युद्धाभ्यास सी ड्रैगन 23 में किन देशों की फोर्स ने पार्टिसिपेट किया है? आंसर होगा भारत, कनाडा, अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया, तो इन सब ने। और कब से कब तक आयोजित हुआ? तो 15 से 30 मार्च तक ये चल रहा है अमेरिका के गुआम में। कहाँ पर? अमेरिका के गुआम में चला है। अमेरिका में गुआम कहाँ है? एक क्षेत्र देख लेते हैं, वो प्यारा भारत है। और अब चलते हैं अमेरिका, USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यहाँ पर रहा ये अमेरिका। लेकिन इस जगह नहीं है अमेरिका का वो गुआम क्षेत्र, और वो है कहाँ? प्रशांत महासागर में, यहाँ पर इतनी दूर, ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं इस जगह पर, वही है ये गुआम यहाँ पर। और नज़दीक ले चलते हैं और मैप में दिखाते हैं, यहीं पर अमेरिका का नेवल बेस है बहुत बड़ा, ठीक है। चलें अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। इवेंट यानी आयोजन और घटनाएं जो भी हुई हैं उन सब से रिलेटेड, जो भी घटनाएं हैं, आयोजन है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन होगा, शक्तिशाली भूकंप की वजह से मार्च 2023 में उत्तर भारत में झटके महसूस किए गए, तो इसका केंद्र किस पड़ोसी देश में था? आंसर होगा अफगानिस्तान, ठीक है। अफगानिस्तान में इसका केंद्र था। कब आया था भूकंप? तो 21 मार्च 2023 की रात को 10:17 पर यह भूकंप आया, और ये पड़ोसी देश है ये अफगानिस्तान, और इसकी सीमा भारत से लगती है। किस जगह से? लद्दाख से लगती है।
ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है ये है जम्मू कश्मीर, और इधर वाला जो बाकी पूरा हिस्सा है वो है लद्दाख। तो यहाँ से ये कनेक्शन है। हालांकि ये वाला जो हिस्सा है वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, पाकिस्तान के कब्जे में है अभी इस वक्त। तो यहीं पर यह अर्थक्वेक आया था और उसका जो रेंज था वो काफ़ी दूर तक था, और ये जो है ना हिंदू कुश की पहाड़ियाँ हैं, तो इसी जगह पर भूकंप आया। और इस बार का नज़ारा जो देखने को मिला है वो बहुत दूर तक ये झेलने देखा हम लोगों ने, यहाँ तक आया, इस तरीके से भूकंप का प्रभाव देखने को मिला है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। अच्छा हाँ, इस पर मैंने काफ़ी डिटेल में वैज्ञानिक जो बातें हैं इंपॉर्टेंट उन सब के साथ बताया है, जो डेली का वीडियो है उसमें, ठीक है, 2-3 दिन पहले। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। वैश्विक बाजरा सम्मेलन ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस 2023 वो आयोजन किस शहर में हुआ जिसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया? आंसर होगा दिल्ली में। 18 मार्च को यह आयोजित किया गया है और इस सम्मेलन का नाम क्या था? ग्लोबल मिलेट्स श्री अन्ना कॉन्फ्रेंस। आपको पता होगा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यानी UNGA ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया हुआ है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। एशिया का सबसे बड़ा फूड एंड हॉस्पिटैलिटी फेयर, उसका नाम है आहार 2023, मेला कहाँ पर आयोजित हुआ है? एशिया का सबसे बड़ा। आंसर होगा दिल्ली का प्रगति मैदान। कब से कब तक? 14 से 18 मार्च तक। और किस मंत्रालय के सहयोग से हुआ? तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज। ओके, तो इसके मिनिस्टर कौन है, केंद्रीय मंत्री कौन है? पशुपति कुमार पारस। ठीक है, आहार 2023 मेला, इसका उद्देश्य यही था कि जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है इंडिया की, यानी आतिथ्य उद्योग है, होटल इंडस्ट्री, पर्यटन इंडस्ट्री, तो इन सब की क्षमता का प्रदर्शित करना, दुनिया को बताना। अब बात करेंगे स्पोर्ट्स रिलेटेड, जो पिछले सप्ताह के इम्पॉर्टेंट इवेंट हुए हैं, इम्पॉर्टेंट जो घटनाएं हुई हैं उस रिलेटेड स्पोर्ट्स से। तो क्वेश्चन होगा, पंकज आडवाणी ने कौन सी बार एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीत ली है? आंसर होगा 8वीं बार इंडिया ने जीत ली है। पंकज आडवाणी ने अभी मार्च में ही ये 19वीं एशियन 100 यूपी बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 जीती, और ये कहाँ पर आयोजित की गई थी? दोहा में, कतर में। ठीक है, और किसको हराया इन्होंने? तो भारत के ही ब्रजेश दमानी को हराकर अपना एशियाई खिताब बरकरार रखा है। कौन सी बार? 8वीं बार। अगला क्वेश्चन, हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर किस स्टेडियम का नामकरण किया गया? आंसर होगा रायबरेली हॉकी स्टेडियम। ठीक है, रायबरेली हॉकी स्टेडियम, उसका नाम बदल के अब रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ कर दिया गया है। रानी रामपाल अभी क्या है इस वक्त? तो हॉकी, महिला हॉकी जो खिलाड़ी है उसकी कप्तान है। अगला क्वेश्चन, किस देश के खिलाड़ी टिम पेन ने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया टेस्ट क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान है टिम पेन, तो उन्होंने संन्यास ले लिया है। अब बात करेंगे अवार्ड से रिलेटेड, जो इम्पोर्टेंट अवार्ड है, जिसे पद्म अवार्ड सबसे पहले देखते हैं। उसकी घोषणा तो हालांकि जनवरी में हो गई थी, लेकिन अवार्ड अभी हाल ही में दिया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा अलग अलग लोगों को। ठीक है, तो इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 किन्हें दिए? तो कौन कौन है? तो ये सब नाम है, टोटल 6 लोग हैं, इन सबको दिया गया है। तो कौन कौन लोग हैं? बालकृष्ण विठल दास दोषी। क्या नाम है? बालकृष्ण विठल दास दोषी। मरणोपरांत दिया गया है आर्किटेक्ट के क्षेत्र में। SM कृष्णा पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं वो। जाकिर हुसैन, उनको आर्ट्स के क्षेत्र में दिया गया है। दिलीप महालानाबिस मेडिसिन के क्षेत्र में दिया गया है। श्रीनिवास वर्धन साइंस एंड इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, और मुलायम सिंह यादव पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में मरणोपरांत दिया गया है। उत्तर प्रदेश के कई बार मुख्यमंत्री वो रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति ने कितने लोगों को पद्म भूषण अवार्ड 2023 दिए? आंसर होगा 9। टोटल 9 लोगों को ये दिया गया है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति ने पद्म भूषण पुरस्कार 2023 किन्हें दिए? आंसर होगा इसका टोटल 9 लोग हैं, और ये सब नाम आप देख रहे हैं। ये सब नाम एक एक करके एक बार ले लेते हैं। तो क्या क्या नाम है? तो पहला नाम देखने को मिल रहा है कुमार मंगलम बिरला। दूसरा नाम है कपिल कपूर साहित्य के क्षेत्र में। तीसरा है कमलेश D पटेल आध्यात्म के क्षेत्र में।
सुमन कल्याणपुर आर्ट के क्षेत्र में, एस.एल. भरप्पा कर्नाटक से हैं, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया है। दीपक धर साइंस एंड इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, वाणी जयराम आर्ट्स के क्षेत्र में तमिलनाडु से हैं, स्वामी चिन्ना जीयर आध्यात्म के क्षेत्र में तेलंगाना से ही है, और सुधा मूर्ति सोशल वर्क के क्षेत्र में कर्नाटक से। इन्फोसिस के जो फाउंडर हैं एन.आर. नारायण मूर्ति, उन्हीं की वाइफ हैं ये सुधा मूर्ति। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति ने कितने पद्मश्री अवार्ड 2023 देने की घोषणा की है या फिर अवार्ड दिए हैं? आंसर होगा 91 लोगों को ये अवार्ड दिए गए हैं। और अब उन सब के विजेताओं के नाम देख लेते हैं, किनको किनको ये अवार्ड मिले हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। तो बहुत लंबा नाम है, तो ये पूरी लिस्ट आप ये देख रहे हैं, ठीक है, अलग अलग ये नाम बहुत लंबा नाम है। टोटल जो संख्या है वो है 91, तो इसलिए कुछ इंपॉर्टेंट नाम आपको ध्यान में रखना चाहिए याद रखने के लिए, जैसे वीपी अप्पुकुट्टन, ओके, राकेश राधेश्याम झुंझुनवाला, रवीना टंडन, ऋत्विक सान्याल, अरिज खम्बाटा, तो ये सब महत्वपूर्ण नाम है, ठीक है। और इन सब की पूरी लिस्ट जो है ना, जो PDF है वीकली का मेंबरशिप के साथ मिलता है, सरकारी जॉब न्यूज़ का ऐप है उस पर, तो वहाँ से आप ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे डेली का जो PDF होता है वो फ्री होता है, तो अगर आप एक सप्ताह का PDF अगर मेंबरशिप से नहीं लेना चाहते हैं तो डेली का जो PDF वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं आप। आगे बढ़ते हैं आप दूसरे अवार्ड से रिलेटेड। किस भारतीय उद्योगपति को ऑर्डर ऑफ द ऑस्ट्रेलिया में शामिल किया गया है? आंसर होगा रतन टाटा को, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के गवर्नर कौन है? गवर्नर जनरल ऑस्ट्रेलिया के डेविड हार्ले, तो उन्होंने इसकी घोषणा की है। ये क्या होता है ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया? एक लिस्ट है और ख़ास तवज्जो दी जाती है उस लिस्ट में, और ख़ास योगदान के लिए ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया देख लेते हैं कहाँ पर है। प्यारा भारत ये रहा, और ऑस्ट्रेलिया इस जगह पर यहाँ है, ओके। ऑस्ट्रेलिया, उसके प्राइम मिनिस्टर कौन है? एंथनी एल्बनीज, राजधानी है कैनबरा, और मुद्रा है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2023 के लिए संगीत कला निधि पुरस्कार के विजेता का नाम बताएं। आंसर होगा बॉम्बे जयश्री। क्या है? बॉम्बे जयश्री। तो कर्नाटक संगीत में विशिष्ट योगदान के लिए ये अवार्ड के लिए उनको चयनित किया जाता है, और ये अवार्ड कौन देता है? तो मद्रास संगीत अकादमी के द्वारा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2023 में विश्व का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का खिताब किसे मिला है? आंसर होगा सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट, ठीक है। ये वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट घोषित किया गया है, सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट। और ये कहाँ पर है? सिंगापुर में है। सिंगापुर कहाँ है एक बार मैप के थ्रू भी देख लेते हैं। प्यारा भारत है, और यहाँ पर छोटा सा देश है, ये है सिंगापुर, ये आप देख रहे हैं, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2023 में दक्षिण एशिया का बेस्ट एयरपोर्ट का खिताब किसे मिला है? आंसर होगा इसका इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दिल्ली में है ये इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और इसे कितनी रैंकिंग मिली है? 36 रैंकिंग मिली है, ओके। तो इसे अवार्ड मिला है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड किस केंद्रीय बैंक को मिला है? आंसर होगा यूक्रेन नेशनल बैंक, ठीक है। और ये किसके द्वारा अवार्ड दिया जाता है? तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिसर्च जर्नल सेंट्रल बैंकिंग के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड किसने जीता है? आंसर होगा शक्तिकांत दास, ओके। ये जो अवार्ड है गवर्नर ऑफ द ईयर, ये जो सेंट्रल बैंक हैं दुनिया भर के, उनमें से किसी एक उसके चीफ को दिया जाता है, और इस बार दिया गया है शक्तिकांत दास को। किसके द्वारा दिया गया है? तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिसर्च जर्नल है सेंट्रल बैंकिंग, तो उसी के द्वारा। और ये अवार्ड पाने वाले हैं वो भारत के दूसरे RBI के गवर्नर हैं। इससे पहले 2015 में रघुराम राजन को गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिल चुका है। अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल बुकर प्राइज के लिए नामांकित होने वाले यानी नॉमिनेट होने वाले पहले तमिल लेखक का नाम बताएं। आंसर होगा पेरुमल मुरुगन। क्या नाम है? पेरुमल मुरुगन। और उनकी कौन सी बुक है? तो पायरी। तो इसके लिए उनको नॉमिनेट किया गया है, और वो ऐसा होने वाले पहले तमिल नॉवेल है ये, और वो तमिल पहले लेखक हैं। और टोटल 13 नॉवल को नॉमिनेट किया गया है, तो उनमें से एक को अवार्ड मिलेगा।
अच्छा, अगर हम पिछली बार की बात करेंगे 2022 में किसे मिला था इंटरनेशनल बुकर प्राइज़, तो वो हिंदी की लेखिका गीतांजलि श्री को मिला था। और ऐसी वो पहले हिंदी लेखक थी, राइटर थी, जिनको ये अवार्ड मिला रेत समाधि के लिए। अगला क्वेश्चन, सरस्वती सम्मान पुरस्कार 2022 के विजेता का नाम बताएं। आंसर होगा शिव शंकरी। क्या नाम है? शिव शंकरी। और ये अवार्ड के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, तो उसी के द्वारा ये घोषित किया गया। शिव शंकरी जो हैं वो तमिल लेखिका हैं। उनकी आत्मकथा है सूर्यवंशम, उसके लिए इस अवार्ड को चुना गया है। ठीक है, मतलब उनको इस अवार्ड के लिए चुना गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इंडेक्स और सूचकांक से रिलेटेड है पिछले एक सप्ताह के। तो क्वेश्चन होगा वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन है? आंसर होगा फिनलैंड। ठीक है, फिनलैंड सबसे खुशहाल देश है। किसने ये रिपोर्ट जारी की है? तो यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क ने ये जारी किया है। ओके, अगर हम देखेंगे टॉप 10 कंट्री कौन कौन से हैं खुशहाल देशों में, तो नंबर 1 है फिनलैंड, सेकंड पे है डेनमार्क, थर्ड पे है आइसलैंड, फोर्थ पे इजराइल है, फिफ्थ पे है नीदरलैंड, सिक्स पे स्वीडन है, सेवन्थ पे नॉर्वे है, एट्थ पे स्विट्जरलैंड है, नाइन्थ पे लग्जमबर्ग है और 10th पे है न्यूजीलैंड। तो ये है टॉप 10 जो खुशहाल देश हैं। ठीक है, और अगर हम बात करेंगे जो विकसित देश हैं उनमें कौन कौन किसकी क्या स्थिति है, तो अमेरिका 15वें पोजीशन पे है, जर्मनी 16, यूनाइटेड किंगडम 19, फ्रांस 21 और जापान 47 पर है। अगला क्वेश्चन संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है? बताएं। आंसर का 126 ये स्थिति है इंडिया की खुशहाली के क्षेत्र में। और भारत इस रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल, चीन, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे जो पड़ोसी देश हैं उससे भी पीछे हैं हम। ओके, और सबसे आखिरी पायदान पर 137 पर अफ़गानिस्तान है। ओके, तो ये पूरी रिपोर्ट है और उसी में ये रैंकिंग देख रहे हैं आप। और इस रैंकिंग में हम देखेंगे कि 126 स्थान यहाँ पर ये इंडिया का आता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन महत्वपूर्ण और ये है विज्ञान और रिसर्च यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक पे। तो क्वेश्चन होगा पृथ्वी के किस पड़ोसी ग्रह यानी प्लेनेट पर वैज्ञानिकों को पहली बार सक्रिय ज्वालामुखी मिला है? आंसर होगा शुक्र। पड़ोसी ग्रह है शुक्र, वहीं पर मिला है। ओके, और आपको बताऊं कि पृथ्वी के अलावा किसी भी ग्रह पर सक्रिय ज्वालामुखी इससे पहले नहीं मिले थे। मतलब डेड ज्वालामुखी थे लेकिन सक्रिय नहीं मिले थे। हालांकि अगर हम बात करेंगे चंद्रमा की, तो बृहस्पति का जो चंद्रमा है आईओ, तो उस पर सक्रिय ज्वालामुखी मिल चुका है। और अब हम लोग देख रहे हैं कि शुक्र पर ये मिला है। तो एक बार देख लेते हैं ग्राफिक्स के जरिए भी कि जो वीनस है यानी शुक्र है वो है कहाँ पर। तो ये तो आप देख रहे हैं सोलर सिस्टम में ये अर्थ है और ठीक पड़ोसी वीनस ये रहा। ओके, और इसको ट्विन मतलब वीनस को ट्विन प्लैनेट भी कहा जाता है पृथ्वी का। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और हाँ, इस तरह का जो एनिमेशन के जरिए ग्राफिक्स के जरिए ये बनाया है वैज्ञानिकों ने कि इस तरह से वहाँ ज्वालामुखी और वो फैल रहा है। अब बात करेंगे निधन इंपॉर्टेंट लोगों के। क्वेश्चन होगा समीर खाकर, उनका निधन हो गया 15 मार्च 2023 को। तो इनमें से क्या थे? आंसर होगा एक्टर, अभिनेता थे और काफ़ी चर्चित व्यक्ति थे। कई सारी फिल्मों में उन्होंने काम किया था, नुक्कड़, सर्कस जैसे टीवी शो, इसके अलावा परिंदा, सीरियस मैन जैसे फिल्मों में उनकी जो योगदान है उसके लिए उनको जाना जाता है। और अब जो स्कीम है सरकार की, राज्य की, केंद्र की योजनाएं, उस पर क्वेश्चन है। क्वेश्चन होगा केंद्र सरकार की पीएम मित्र योजना इनमें से किससे संबंधित है? पीएम मित्र, आंसर होगा कपड़ा उद्योग से रिलेटेड है। तो 17 मार्च को पीएम मित्र योजना को मंजूरी दी गई है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा और कैबिनेट के द्वारा। पीएम मित्र का फुल फॉर्म क्या है? पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल। ठीक है, उद्देश्य ये कि टेक्सटाइल उद्योग में भारत को एक बेहतर स्थिति में पहुंचाया जाए और ख़ास शहरों में ट्रेनिंग, रिसर्च, इनोवेशन इन सबको बढ़ावा दिया जाए। वर्ल्ड क्लास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप किया जाए। इससे रिलेटेड अगला क्वेश्चन लेते हैं। पीएम मित्रा योजना के तहत टेक्सटाइल पार्क के लिए केंद्र सरकार ने कितने राज्यों अथवा शहरों को चयनित किया है?
आंसर होगा 7, टोटल 7 हैं और इनमें अलग अलग जो राज्य हैं और उसके शहर हैं उन सब के नाम आपको बता दूं। उत्तर प्रदेश से लखनऊ है यहाँ पर, ठीक है। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो वो है धार, यहाँ मध्य प्रदेश, और ये है धार। गुजरात का नवसारी, यहाँ पर ये है नवसारी। महाराष्ट्र का अमरावती, ठीक है, यहाँ। इसके अलावा कर्नाटक का कलबुर्गी, ठीक है, ये वाला हिस्सा कलबुर्गी। इसके अलावा तेलंगाना का वरंगल है और तमिलनाडु का विरुधनगर है, ठीक है। तो पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल यानी पीएम मित्रा योजना है इंपॉर्टेंट, और ये 4,445 करोड़ रुपए की योजना है, ओके। और इसमें प्राइम मिनिस्टर ने 5F विजन भी दिया है, इस तरीके से वैश्विक स्तरीय प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए पूरी योजना ये है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत और किस पड़ोसी देश ने डीजल पाइपलाइन का उद्घाटन किया है? आंसर होगा बांग्लादेश, ठीक है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने 18 मार्च को ये इंडिया बांग्लादेश डीजल पाइपलाइन का उद्घाटन किया। तो इसके जरिए इंडिया से बांग्लादेश को पाइपलाइन के जरिए डीजल की आपूर्ति की जाएगी। कितनी लंबी है ये पाइपलाइन? तो 130 किलोमीटर, लागत आई है 377 करोड़ रुपए की, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक है? पश्चिम बंगाल के, यानी भारत के पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी और बांग्लादेश के दिनाजपुर जिले के पार्वतीपुर तक है। भारत में लंबाई है 6 किलोमीटर और बांग्लादेश में 124 किलोमीटर की लंबाई है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्र सरकार ने रेलवे को शुद्ध शून्य यानी नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बनाने का लक्ष्य किस वर्ष को तय किया है? आंसर होगा 2030 को, ठीक है। रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव, तो उन्होंने ही लोकसभा में इसकी जानकारी दी है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, कितने राज्यों में 781 किलोमीटर के ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट के लिए केंद्र सरकार ने वर्ल्ड बैंक से लोन समझौता किया है? आंसर होगा इसका बी और सी, यानी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। 3-4 राज्यों में ये ग्रीन नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट बनाया जाएगा, ओके। और ये देख रहे हैं आप डिटेल, ये 4 राज्य हैं। लागत आएगी $1,288.24 मिलियन $। वर्ल्ड बैंक से लोन लिया जा रहा है $500 मिलियन का, और निर्माण इस तरह से किया जाएगा जिससे कार्बन फुटप्रिंट यानी कार्बन उत्सर्जन कम से कम हो, न के बराबर हो। और अब दोस्तों, विदेश और अंतर्राष्ट्रीय संगठन इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उस पर चर्चा करते हैं। तो क्वेश्चन होगा, किस देश के प्रधानमंत्री मार्च 2023 में दिल्ली पहुंचे और G7 समिट में भारत को गेस्ट कंट्री के तौर पर आमंत्रित किया? आंसर होगा जापान। जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं फूमियो किशिदा, तो 2 दिवसीय दौरे पर इंडिया पहुंचे थे 20 मार्च को, और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को G7 समिट के लिए न्योता दिया है। जापान कहाँ है? एक बार मैप के जरिए भी देख लेते हैं। तो ये रहा प्यारा भारत, और जापान इस तरफ है चाइना के पास में, ठीक है। अभी इसको घुमाते हैं मैप को, और यहाँ पर रहा ये जो है जापान, ओके। तो जापान में कहाँ पर ये समिट होने जा रहा है? तो हिरोशिमा में होने जा रहा है, हिरोशिमा। इसी जगह पर सेकेंड वर्ल्ड वार में अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय नाम का एटम बम गिराया था, ठीक है। कहाँ पर है? ये हिरोशिमा इस जगह पर स्थित है। और एक नागासाकी भी है, वहाँ भी एटम बम गिराया गया था। मतलब पहले तो हिरोशिमा पर, उसके बाद फिर नागासाकी पर गिराया गया था। नागासाकी पर जो बम गिराया गया था उसका नाम क्या था? फैट मैन था नाम। हालांकि अब रेडिएशन का स्तर इन दोनों शहरों में बहुत कम हो गया है। G7 में कौन कौन से कंट्री हैं? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका। अगला क्वेश्चन, किस शहर में SCO सदस्य देशों के पर्यटन मंत्रियों की कॉन्फ्रेंस मार्च 2023 में आयोजित हुई है? आंसर होगा वाराणसी। SCO का फुल फॉर्म क्या है? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। 8 मेंबर कंट्री है इसमें, चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और
उज्बेकिस्तान। 4 पर्यवेक्षक भी देश हैं, अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया। ठीक है। और आपको पता होगा कि वाराणसी को एससीओ की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन, किस इंटरनेशनल कोर्ट ने रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया? आंसर होगा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी आईसीसी ने ये जारी किया है। और आपको पता होगा कि रूस और यूक्रेन के बीच में जो जंग है वो 1 साल से ज़्यादा हो चुका है और किन किन के खिलाफ, तो इन दोनों के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ है। रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और रूस की जो चाइल्ड राइट कमिश्नर हैं मारिया बोलोवा, उनके खिलाफ। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट अगर हम बात करेंगे आईसीसी, वो कहाँ पर है? वो द हेग में है, नीदरलैंड में। वहाँ भी आपको दिखाते हैं एक बार मैप के जरिए। ओके, तो नीदरलैंड ये यूरोप है और नीदरलैंड यहाँ पर ये रहा। ओके, और नज़दीक यहाँ चलते हैं नीदरलैंड में, और यहाँ है ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। ओके, अच्छा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी यहीं द हेग में ही है, लेकिन वो अलग है। तो ये है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। इसके प्रेसिडेंट हैं पियोट्र हॉफमांस्की। स्थापना हुई थी 1 जुलाई 2002 को और भारत इसका मेंबर नहीं है, कुछ ही देश हैं इसके सदस्य, और वहीं पर इसका कानून या फिर इसका जो क्षेत्र है वो लागू होता है। टोटल मेंबर कंट्री है 123। तो रूस, चीन, भारत, अमेरिका, ये सब सदस्य इसके नहीं हैं। तो इसलिए वहाँ पर मतलब इस वारंट का, गिरफ्तारी वारंट का कोई मतलब नहीं है, रूस पर लागू नहीं होता है इस वजह से। क्यों किया गया है? तो वार क्राइम के लिए किया गया है। आरोप है कि पुतिन ने यूक्रेनी बच्चों का अपहरण और डिपोर्टेशन के जो भी अपराध हुए उसके लिए वो जिम्मेदार है। अगला क्वेश्चन, नेपाल के नए उपराष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? आंसर होगा राम सहाय प्रसाद यादव। वो नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर कौन है? पुष्प कमल दहल प्रचंड। ओके, और हाल ही में नेपाल में वहाँ राष्ट्रपति का भी चुनाव हुआ था, जिसमें कौन चुने गए थे? रामचंद्र पौडेल चुने गए थे। नेपाल में राष्ट्रपति चुने गए थे और अब उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। उनका नाम क्या है? राम सहाय प्रसाद यादव। नेपाल हमारा पड़ोसी देश है और ये रहा मैप में। अब दिवस से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट है कंटेंट, उस पर देख लेते हैं। आखिरी हिस्सा है इस वीडियो का। क्वेश्चन होगा, वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे कब मनाया जाता है? आंसर होगा 24 मार्च को। और थीम क्या है इस बार की? थीम है यस वी कैन एंड टीबी। हाँ, हम टीबी समाप्त कर सकते हैं। यूनाइटेड नेशंस के द्वारा यह दिवस घोषित है। अगला क्वेश्चन, 23 मार्च को शहीद दिवस किन क्रांतिकारियों की शहादत को याद करने के लिए मनाया जाता है? आंसर होगा भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, महान क्रांतिकारी। इन सब की पुण्यतिथि है। इसी दिन फांसी लगाई गई थी, अंग्रेज़ों के द्वारा फांसी दे दी गई थी। लाहौर का जो जेल है वहाँ पर 23 मार्च 1931 को। अगला क्वेश्चन, विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर सही होगा 23 मार्च। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 22 मार्च को। यूनाइटेड नेशंस के द्वारा ये घोषित है। अगला क्वेश्चन, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च 1912 को बंगाल से अलग होकर बिहार बनाया गया था। ठीक है, बिहार के अभी मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। तो उन्होंने ही 2010 में इस दिवस की घोषणा की थी और हर साल मनाया जाता है। अभी गवर्नर कौन है बिहार के? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। अगला क्वेश्चन, विश्व कठपुतली दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 21 मार्च को। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 21 मार्च को। और थीम क्या है? थीम है फॉरेस्ट एंड हेल्थ, इस बार की थीम है। तो ये यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली उसके द्वारा ये घोषित है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 21 मार्च को। ओके, अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस यानी इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे कब मनाया जाता है? आंसर होगा 20 मार्च को। ठीक है, और थीम क्या है? बी माइंडफुल, बी ग्रेटफुल, बी काइंड, ये है थीम। अगला क्वेश्चन, विश्व कविता दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 21 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 21 मार्च को।
और थीम क्या है? विद अस नॉट फॉर अस, ये है थीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? आंसर का 20 मार्च को। और थीम क्या है? आई लव स्पैरोज। ओके, आई लव स्पैरोज। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड स्लीप डे यानी विश्व निद्रा दिवस कब मनाया जाता है? आंसर का मार्च महीने के तीसरे शुक्रवार को। और इस बार कब था ये? तो 17 मार्च को। थीम क्या है? तो स्वास्थ्य के लिए नींद आवश्यक है। स्लीप इज एसेंशियल फॉर हेल्थ। अगला क्वेश्चन, वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस यानी ग्लोबल रिसाइकलिंग डे कब मनाया जाता है? आंसर का 18 मार्च। और थीम क्या थी इस बार की? क्रिएटिव इनोवेशन यानी रचनात्मक नवाचार। अगला क्वेश्चन, आयुध निर्माण दिवस यानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे कब मनाया जाता है? आंसर का 18 मार्च। हालांकि अब ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री तो भंग कर दी गई है, तो इसलिए मुझे लगता है अगली बार से ये दिवस भी खत्म ही हो जाएगा। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पिछले एक सप्ताह का। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। और मेंबरशिप आपके लिए आपके एग्जामिनेशन में बहुत मदद करेगा, देखना जरूर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और जिन लोगों ने मॉक टेस्ट नहीं दिया है वीकली वाला, जाकर जरूर कर लें, देख लें, मॉक टेस्ट दे दें। सरकारी जॉब न्यूज़ को ऐप है उस पर। अब मिलते हैं डेली का जो करंट अफेयर्स वीडियो है जो सुबह 7 बजे आता है, उसमें कल मिलते हैं मॉर्निंग को।